अयोध्या इस समय पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का एक केंद्र बना हुआ है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या दौरे पर रहेंगे और इस दौरान पीएम मोदी अयोध्या को कई अहम सौगात देंगे। पीएम मोदी अयोध्या से दरभंगा तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही पीएम मोदी रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य का जायजा लिया। योगी आदित्यनाथ आज वहां जायजा लेते हुए नजर आए और उनकी मौजूदगी अयोध्या धाम में और यहां इस वक्त वो सरयू घाट पर मौजूद हैं। लोगों से बातचीत करते हुए जो वहां की जनता है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, साथ ही जायजा लेते हुए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचने वाले हैं और वहां पर रेलवे स्टेशन से वो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो अयोध्या से होकर के दरभंगा तक जाएगी। तो निरीक्षण करते हुए, यहाँ पर जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आपके सामने। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी और इसके साथ ही केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उन दोनों की मौजूदगी भी अयोध्या धाम में और खुद अपने हाथों से झाड़ू लगाते हुए उप मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, जहाँ अयोध्या की नगरी इस वक्त सजाई जा रही है। वहीं अब से थोड़ी देर पहले ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव अयोध्या धाम पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां पर जायजा लेते हुए अश्विनी वैष्णव को देखा गया। रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव और यहां अयोध्या धाम वो पहुंचे हुए हैं, चूंकि कल प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ऐसे में कायाकल्प किया गया है अयोध्या के इस रेलवे स्टेशन का। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से अब ये रेलवे स्टेशन जाना जाएगा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे और निरीक्षण करते हुए, साथ ही क्या बदलाव और होने चाहिए ये करते हुए देखे गए। बहुत ही खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार रेलवे स्टेशन, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या का, ये सारा का सारा प्रधानमंत्री जी के विजन के हिसाब से बन रहा है और बहुत ही इस पवित्र भूमि को नमन करता हूं। और वहीं अयोध्या में तैयारियों का जायजा ले रहे उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासी, पूज्य साधु संत सब लोग मिलकर के स्वच्छता के इस पुण्य कार्य को करने का सौभाग्य मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छता को अपना सबसे प्रिय विषय मानते हैं। जब कल प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं अयोध्या में, तो ऐसे समय में स्वच्छता का अभियान सुबह भी चला है, अभी शाम को भी सांकेतिक रूप से चला है कुछ देर के लिए, लेकिन यह स्वच्छता का अभियान निरंतर चलता रहेगा। 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने जन्मस्थान पर विराजने वाले हैं। जो कहते जो राम को लाए हैं वो अयोध्या आए हैं। अयोध्या वासी अयोध्या को दिव्य और भव्य तरीके से सजाए हैं, इसलिए चारों तरफ एक उत्साह की लहर है। अयोध्या का एक एक नागरिक, नर नारी, सभी लोग आतुर हैं, स्वागतोत्सुक हैं। सभी लोग चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को हम पास से देखें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, उनका मार्गदर्शन लें। अद्भुत और न्यारी अयोध्या को बनाने में जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत काम किया है, पूरे देश के एक एक नागरिक माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार प्रकट करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम कई मोहल्लों में आज गए, अयोध्या में हमने व्यापारियों से बात की, नागरिकों से बात की, विभिन्न कर्मचारी संगठनों से बात की, जो हमारे नागरिक हैं उनसे बात की। सब लोगों का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रभु राम की नगरी को सजाने संवारने का जो संकल्प लिया था वो धरातल पर उतर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के अयोध्या वासियों में गजब का उत्साह नजर आया है, देखिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सैकड़ों की संख्या में हमारे साथ मुस्लिम समाज उनका दिल के गहराइयों से स्वागत करेगा। फूलों से, मालाओं से हम लोग स्वागत करेंगे।
एक माहौल हम लोगों ने 92 में देखा था और एक माहौल ये भी देख रहा हूं। आज अयोध्या नगरी में आप जाकर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि ये वही अयोध्या है जो कल थी। आज ये अयोध्या ऐसे दिख रहा है जैसे विकास के रास्ते पे अयोध्या आगे बढ़ रही है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी इस वक्त चल रही है। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र उदास का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। तमाम समस्याएं रही, अब वो समस्याएं सब खत्म हो गई। अब वो प्रभु राम जो 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे, वर्तमान समय में अस्थायी मंदिर में है, तो वो उनकी वो और साथ साथ एक नई प्रतिमा जिसका प्राण प्रतिष्ठा होना है 22 तारीख को बन करके तैयार है। अब उस प्रतिमा का भी स्थापना हुई होगा। तो वह इस जो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख की है, उसी नई मूर्ति जो बन गई है उसी के प्राण प्रतिष्ठा होगा, उसी को स्थापित किया जाएगा वहाँ पर। और उसी के लिए सारे जितने भी यह उत्सव मनाए जा रहे हैं, जितने भी कार्यक्रम किए जा रहे हैं, वो सब उसी प्राण प्रतिष्ठा के लिए है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और राजनेता विजयकांत का गुरुवार को निधन हो गया। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया और अपने चहेते सितारे के निधन से पूरा साउथ सिनेमा शोक में डूबा हुआ नजर आया। वहीं विजयकांत की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अभिनेता के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे और उनका अंतिम संस्कार अन्ना सलाई के आइलैंड ग्राउंड में किया गया, जहां कैप्टन के आखिरी सफर में बड़ी संख्या में प्रशंसक अपने चहेते स्टार्स के आखिरी दर्शन के लिए मौजूद रहे। साउथ सुपरस्टार विजयकांत को सांस में तकलीफ होने पर अस्पताल में दरअसल भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से सिनेमा और राजनीतिक जगत में शोक की लहर से लोग डूब गए। शुक्रवार को विजयकांत के अंतिम संस्कार में साउथ के कई दिग्गज हस्तियां और स्टार्स उनके आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। रजनीकांत, कमल हासन समेत कई एक्टर्स ने विजयकांत को नम आंखों से विदाई दी। अभिनेता विजयकांत का फिल्मी करियर शानदार रहा। उन्होंने एक के बाद एक कई हिट फिल्में दी और तकरीबन 150 से अधिक मूवी में उन्होंने काम किया। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। साल 2005 में उन्होंने डीएमके की स्थापना की और 2 अलग अलग सीट से वो विधायक भी रहे। चलिए अब झारखंड का रुख करते हैं। झारखंड में हेमंत सरकार आज अपनी चौथी वर्षगांठ मना रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंच से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने इस मौके पर 60 की जगह 50 साल से ही पेंशन देने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम में विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस मौके पर केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने का जिक्र किया। रांची के मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तकरीबन 4500 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते देखे गए। राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। इसके साथ ही जेपीएससी की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटे गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 690 प्रयोगशाला सहायक, 137 टीजीटी शिक्षकों के अलावा 307 चिकित्सकों को भी नियुक्ति पत्र देंगे। इनमें 164 विशेषज्ञ चिकित्सक और 143 चिकित्सा पदाधिकारी शामिल हैं और इस मौके पर हेमंत सोरेन लगभग 350 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते देखे गए। इनमें मुख्य रूप से गिरिडीह में 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर निर्माण फेज 2, कई जलापूर्ति योजना और सड़क निर्माण की योजना, रांची स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क का उद्घाटन, साथ ही पाकुड़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट, डोमचांच, विश्रामपुर और धनवार शहरी जलापूर्ति योजना सहित कई योजनाएं शामिल हैं। उद्योग विभाग और टाटा टिनप्लेट की विस्तारित परियोजना के लिए एमओयू भी हुआ। 1760 करोड़ रुपए का निवेश टाटा डिनाप्लेट द्वारा किया जाना है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हुए देखिए, नया साल आने को है और साल 2023 में जाते जाते ठंड ने मुसीबत और बढ़ा दी है। देश के उत्तरी राज्यों में अगले 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी इलाकों में 4 जनवरी को पहली शीतलहर आने का अनुमान है और इसके बाद यहां के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है। तस्वीरें दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़ और जयपुर की, जहां धुंध और कोहरे से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, जिसकी वजह से लगातार ट्रैफिक की समस्या आ रही है, तो वही लोग अपने घरों से निकलने से परहेज कर रहे हैं।
अगले 5 दिनों के लिए दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। गुरुवार को दिल्ली में मिनिमम टेम्परेचर 8.4 डिग्री और मैक्सिमम टेम्परेचर 21.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में यानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, जहां कोहरे को लेकर के रेड अलर्ट जारी किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहरे की वजह से देश भर में 271 फ्लाइट्स लेट हुई हैं और तकरीबन 1.5 दर्जन उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। अकेले दिल्ली में 100 फ्लाइट्स में देरी से उड़ान भरी। घनी धुंध की वजह से पिछले 3 दिनों में दिल्ली एयरपोर्ट से तकरीबन 60 फ्लाइट्स को दूसरे शहरों से एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। 25 दिसंबर रात 12 बजे से 28 दिसंबर को सुबह 6 बजे तक 58 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा चुका है। इसके अलावा 80 से ज्यादा ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही है। उधर उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में फॉग का रेड अलर्ट है। 7 शहरों का अधिकतम पारा मसूरी से भी कम रिकॉर्ड किया गया। इन शहरों में विजिबिलिटी कहीं 0 तो कहीं 5 से 10 मीटर तक पहुंच गई। वहीं एमपी के 7 जिलों में अति घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया। आईएमडी के मुताबिक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 और 31 दिसंबर को हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में घनी धुंध की वजह से सड़क हादसों में 12 लोगों की अब तक मौत हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 30 दिसंबर तक घना कोहरा छाया रहेगा। यहाँ विजिबिलिटी रेंज जो है वो 50 मीटर तक रहने का फिलहाल अनुमान जाहिर किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में भाषा विवाद को लेकर के लगातार ये इशू जारी है और इसे लेकर के बेंगलुरु में कई जगह पर प्रोटेस्ट किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कैंपागोड़ा एयरपोर्ट, होटल, दुकान और प्राइवेट कंपनियों के ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने उन जगहों को निशाना बनाया जिनके साइन बोर्ड्स पर कन्नड़ के बजाय हिंदी या अंग्रेजी भाषा लिखी है। प्रदर्शनकारियों ने ऐसे साइन बोर्ड्स को फाड़ दिया। दरअसल बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने 25 दिसंबर को एक आदेश जारी किया जिसमें शहर की सभी दुकानों, होटल और मॉल्स में लगे साइन बोर्ड को 60% कन्नड़ भाषा अनिवार्य कर दिया गया। अब इसके लिए दुकानों के मालिकों को 28 फरवरी तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर दुकानदारों का लाइसेंस और दुकानों का रद्द कर दिया जा सकता है। बीबीएमपी की ओर से ये आदेश आने के बाद लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया। उनकी मांग है कि आदेश तत्काल लागू किया जाए। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि कर्नाटक जल्द ही एक अध्यादेश पारित करेगा जिसमें सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कम से कम 60% कन्नड़ साइनेज वाला साइन बोर्ड और नेम प्लेट का उपयोग करने का निर्देश दिया जाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की दुनिया में भारत की ऊंची उड़ान जारी है। इसरो ने एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। इसरो के चेयरपर्सन श्रीधर सोमनाथ ने कहा है कि भारत अगले 5 वर्षों में 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। आसान भाषा में अगर कहें तो ये सैटेलाइट खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भारत की मदद करेंगे। चीन पाकिस्तान खबरदार, इसरो अंतरिक्ष में लगा रहा 50 खुफिया आंखें। चीन पाकिस्तान की नींद उड़नी तय। 5 साल में ताबड़तोड़ 50 सैटेलाइट लॉन्च करेगा इसरो। साल 2023 को याद करने की कई वजह हो सकती हैं, पर उनमें से एक जो सबसे अहम घटनाक्रम इस साल हुआ वो था चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, और इसके लिए इसरो ने खूब वाहवाही भी बटोरी। अब इस साल के आखिर में इसरो ने एक और महत्वपूर्ण ऐलान कर दिया है। दरअसल इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि भारत खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अगले 5 साल में 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का लक्ष्य रख रहा है। इनमें सैनिकों की आवाजाही पर नजर रखना, हजारों किलोमीटर क्षेत्र की तस्वीरें लेने की क्षमता के साथ साथ विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह की एक परत होगी। अब ये समझना जरूरी है कि ये देश के कैसे काम आएंगे। इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा कि हमने अगले 5 साल में 50 उपग्रहों को अंतिम रूप देने के लिए उनका संयोजन कर लिया है और इसे अगले 5 साल से ज्यादा के समय में इस विशेष भू खुफिया जानकारी संग्रह सहायता के लिहाज से भारत के लिए भेजा जा रहा है।
सोमनाथ ने कहा कि अगर भारत इस स्तर पर उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है तो देश के सामने आने वाले खतरे को बेहतर तरीके से कम किया जा सकता है। इसरो चेयरमैन ने कहा कि एक मजबूत देश के तौर पर उभरने के लिए भारत का मौजूदा सैटेलाइट का बेड़ा पर्याप्त नहीं है। इसरो प्रमुख का कहना था कि सैटेलाइट की संख्या को 10 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से डेटा का अध्ययन किया जा सके। साथ ही स्पेसक्राफ्ट को लेकर इसरो प्रमुख का कहना है कि ये पड़ोसी देशों की भी जानकारी जुटाने में सक्षम है। भारत के पास फिलहाल 54 उपग्रहों का बेड़ा है। सोमनाथ का कहना है कि ये कम से कम 10 गुना होना चाहिए और इस तरह इसरो प्रमुख का कहना है कि भारत को तकरीबन 550 उपग्रहों का बेड़ा तैयार करने की आवश्यकता है और तभी जाकर भारत अपनी निगहबानी अच्छी तरह कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अयोध्या से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, मुंबई के बड़े नेताओं को यहां निमंत्रण भेजा गया। उद्धव ठाकरे, शरद पवार को निमंत्रण भेजा गया है। प्रकाश अंबेडकर, रामदास अठावले को भी निमंत्रण मिला। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ये निमंत्रण भेजा गया है।